नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम तलाक पर चर्चा में। तलाक को लेकर इस देश में अपना एक कानून रहा है और अपनी अपनी सोच रही लोगों की। लेकिन औरतों की अगर हम बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी अगर गुजरती है तो पति के लिए, बच्चों के लिए, यानी मर्द के पीछे पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। चाहे वो किसी भी रूप में मर्द की का जो चेहरा है, मर्द की जो जिम्मेदारी है, मर्द का जो रूप है, उसको महिलाएं झेलती रही हैं, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में। और इसी चर्चे पर आज हम बात करेंगे दो हमारे ख़ास मेहमान से। लेकिन अभी जो ताज़ा एक विवाद सामने आया है, उसमें ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार 3 तलाक के मुद्दे पर कानून लाएगी। ऐसे में जो सोशल वर्कर हैं और जो कानून को अच्छी तरह समझते हैं, महिलाओं की ज़िंदगी को समझ पाते हैं, उनके दर्द को महसूस कर पाते हैं, आज उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कानून अगर आता है तो कितना बदलेगा, उन महिलाओं की ज़िंदगी कितनी बदलेगी जो तलाक के साए में बिल्कुल भयभीत रहती हैं। और ज़ाहिर तौर पर आज की तारीख में इस कानून की अगर चर्चा होती है तो हो सकता है आपको भी बहुत सारा आइडिया आएगा। उस पर भी हम कभी डिस्कस ज़रूर करेंगे, आपके बीच भी हम आएंगे। लेकिन हमारे ख़ास मेहमान से आपको मिलवा देते हैं और ज़ाहिर तौर पर इनकी जो सोच है उससे आप कोई ना कोई राय कायम कर पाएंगे। इश्ताक जागीरदार साहब हमारे बहुत लोकप्रिय समाज सेवक हैं, हर मुद्दे पर बोलते हैं और खुलकर बोलते हैं। रज़िया रागनी जी हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, साहित्य से जुड़ी हुई हैं, रेडियो से जुड़ी रही हैं, दूरदर्शन से जुड़ी रही हैं और आजकल समाज सेवा के ज़रिए अपनी जो प्रतिभा है उसको समाज में फैला रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रज़िया जी। जागीरदार साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमने सुना है कि मोदी सरकार जो है वो कानून लाने के पक्ष में है, 3 तलाक का जो पूरा मामला है। आप कैसे देखती हैं अगर 3 तलाक की बात सामने आती है तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये वाकई बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है, क्योंकि आजकल बहुत डिस्कशन हो रहा है 3 तलाक के ऊपर। मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि 3 तलाक का जो मसला है ये ज़्यादा हाइप किया जा रहा है जी। और ये बात भी सही है कि बहुत सारी जो हमारी ख़वातीन हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो इस दुख और दर्द से निकल रही हैं। इस्लाम में 3 तलाक जिस तरह से दिया जाता है उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। इस तरह से 3 तलाक नहीं दिया जाता है जी। लेकिन चूंकि हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं और हम ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो शायद अपने मज़हब के बारे में बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, लेकिन अंधविश्वास कह लीजिए या अपने मज़हब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से बिल्कुल हम गलत लोगों के ज़रिए गलत फैसले कर लेते हैं। मैं इसको इस तरह से लूँगी। अच्छा, तलाक की जो तलवार लटकती रहती है एक औरत पर कि पति कभी भी तलाक बोल देगा, क्या उसका मतलब बहुत ज़्यादा असर होता है एक औरत की ज़िंदगी पर? जी बिल्कुल होता है। एक औरत की ज़िंदगी में नहीं कह सकती है, 2 परिवारों की ज़िंदगी में। बिल्कुल। और अगर आपके बच्चे हैं तो उन बच्चों की ज़िंदगी पे भी उसका बहुत गहरा असर होता है। लेकिन ये कहना कि तलाक की तलवार लटकी रहती है, हाँ, ये शायद छोटे शहरों में ज़्यादा होता होगा। बड़े शहरों में तो मुझे नहीं लगता कि नहीं, बहुत सारी जो माताएं होती हैं वो बेटी को बोलती हैं ठीक से रहना नहीं तो तलाक दे देगा। ये एक कहीं ना कहीं से देखिए एक कुरीतियाँ तो है ही जी। और एक ये भी हो सकता है कि आप बेटी को समझा बुझा के रखिए ताकि इधर उधर नहीं हो कुछ मामला। इसको जागीरदार साहब आप कैसे देखते हैं 3 तलाक का जो अगर कानून बनाने की बात आती है तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ IN24 न्यूज़ चैनल को, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर बुलाया। रही बात तलाक की, तलाक का मामला जो है बहुत सेंसिटिव मामला है। पहली बात तो इस्लाम में ख़वातीन को, जो महिला को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, उसमें कोई भी राय लेना है तो सबसे पहले ख़वातीन से भी आप राय लेना चाहिए। उसका अधिकार है, उसको पूछा जाना चाहिए। परिवार के अंदर सबसे पहले कोई भी आप काम करें तो ख़वातीन से उसकी बराबर राय ली जाए, उससे सलाह मशवरा किया जाए। कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ जाहिल लोग हैं जिन्होंने इसको पूरा माहौल पूरा ख़राब कर दिया है। ठीक है, कानून बनाना चाहिए भाई, महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए, उनको ऊपर ज़्यादा टॉर्चर नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जाहिल लोग इस तरह से करते हैं, मगर जो तलाक का मामला है ये कुरान पाक में, हदीस में दिया गया है और ये आसमान से उतरी हुई किताब से 2 मिलन को, जोड़ों को एक आसमान से जोड़े बनाए जाते हैं। इसको कहा जाता है कि भाई जो भी जोड़े बनते हैं वो आसमान से बनकर आते हैं और उनका मिलन होता है। तो जब वो आसमान से बनकर जोड़े आते हैं, ज़मीन पर आते हैं, तो ये समझ के चलना है कि भाई मरते दम तक साथ नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल। मगर अचानक कुछ बातें ऐसी पैदा हो जाती है कि जिसमें नफरत पैदा हो जाती है, चाहे वो आदमी की तरफ से गलती हो, चाहे महिला की तरफ से गलती हो। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा गलती आदमी पे भी बताते, कुछ लोग महिलाओं को भी बताते। लेकिन हमारा काम है कि तलाक का मामला कैसा होता है कि तलाक जैसा इस तरह से बता गया कि भाई फ़ोन पे तलाक दे दिया तो तलाक हो गया,
ऐसा बोल दिया तलाक हो बिल्कुल गया। गलत है। लेकिन ये जो मैसेज जा रहा है ये इस्लाम के टोटली खिलाफ जा रहा है, ऐसा तलाक नहीं होता है। फोन छोड़ दीजिए जागृता साहब, अभी जो बिल्कुल ताज़ी घटना है वो व्हाट्सएप के जरिए तलाक हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सही है। इस्लाम अभी ये मैंने काफी खबर भी देखा मीडिया के द्वारा, आपके द्वारा भी देख रहा हूँ, काफी लोग इसके बारे में आंदोलन कर रहे हैं। कई महिलाएं ने बताया कि भाई सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, वहां से आदमी ने तलाक का मैसेज दिया, तलाक हो गया जी। लेकिन ये बोलने वाले और तलाक लेने वाले लोग कौन है? ऐसा तलाक नहीं होता है, तलाक का मामला होता है। तुमको पता है कि तलाक मतलब आसमान जो है ना फट जाता है। एक मियाँ बीवी के अंदर अगर नफरत पैदा हो, दरार पैदा हो तो एक आसमान फट जाता है। कोई मामूली बात नहीं है। एक मियाँ बीवी जो आसमान से जोड़े बनकर जिनका मिलन होता है उनको आपस में तोड़ना, जितना भी हो सके तलाक से पहले का मामला है कि उनको जोड़ने का काम करे, उनको बिठाए, समझाए, उनको अकेले एक रूम में कमरे में छोड़े, वो आपस में सलाह मशवरा करे कि भाई हम नहीं करें। जब मामला बहुत हद तक जाता है तो उसके बाद तलाक होता है। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। मगर आज मामला इसको तोड़ मरोड़ कर बताया जा रहा है कि इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। इसको रोकने का काम करना चाहिए। आप पहले समझो, कानून बना रहे, मैं बहुत वेलकम करता हूं, मगर कानून ये बन चुका है और इस कानून को समझने की कोशिश करो तो सब लोग ये कानून को अपनाने की कोशिश करेंगे कि हकीकत में ये कानून बहुत अच्छा है। मगर उसको तोड़ मरोड़ के जो काम किया जा रहा है, जो बदनाम करने का काम किया जा रहा है, मैं उन लोगों से कहूंगा कि आप तलाक के बारे में पूरा डिटेल में जाइए, अंदर समझिए। क्योंकि चाहे कोई भी परिवार है, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते सभी परिवार, सभी जोड़े आसमान से बनकर आते और इनका जोड़ा मरते दम तक साथ में रहता है। मगर हद इतनी पार हो जाती है कि जब अगर आज देखो छोटी छोटी बात पे मर्डर हो रहा है, औरत को मारा जा रहा है या औरत आदमी को मार रहा है, जहर पिला रही है, कितने झगड़े हो रहे हैं आपस में। वो झगड़े ना हो, अगर आपकी नासमझी हो तो आपस में आप सलाह मशवरा करके अलग रह सकते हैं। मगर जबरदस्ती उसको तलाक देकर उसको हटाना ये गलत होता है। लेकिन ये मैसेज गलत जाता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल इसको समझना चाहिए। लेकिन एक महिला की ज़िंदगी आखिर ऐसी क्यों हो जाती है जिसको डर लगता रहता है? पति शायद नहीं डरता क्योंकि पत्नी को ये अधिकार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लाम में औरतें, औरत और मर्द दोनों को बाकायदा हक है, लेकिन हक है। इस्तेमाल कहाँ कर पाती नहीं, हैं? वो करती नहीं, शायद उनको इसके बारे में पता नहीं होगा। आप रचा जी, आप ये बताइए कि एक महिला होने के नाते आपको क्या कहना है यहाँ पर इस विषय को लेकर कि महिलाओं को लगे कि वाकई कोई तो ताकत है उनके पास? जी, मैं ये कहती हूँ कि महिलाओं को भी इस्लाम में खुला का एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप शौहर के साथ नहीं रहना चाहती हैं तो आप भी खुला कर सकती हैं। मेरे ख्याल से जागीरदार साहब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मर्द ही तलाक दे सकता है, औरत भी खुला कर सकती है। अगर लेकिन इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा कदा शायद, हाँ, वो शायद औरतें, देखिए हमारा मर्दों को लगता है कॉपीराइट अपना है। नहीं, एक्चुअली क्या हमारा जो हमारी जो हिंदुस्तान संस्कृति है उसमें ये संस्कार लड़कियों को दिए जाते हैं कि अब आप शौहर के घर जा रहे हैं तो मर के ही निकलिएगा, कोशिश कीजिएगा कि अपनाएं क्योंकि आपके आने वाली नस्ल के लिए अच्छा है। तो लड़की वो चीज़ अपने दिमाग में लेकर जाती है और वो ये पूरी कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से तलाक नहीं हो। लेकिन अगर जो शौहर, आजकल तो ये जो जैसे ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वो व्हाट्सएप के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए और टेलीफोन के ज़रिए जो तलाक हो रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इस तलाक के कोई मायने नहीं रखते हैं। निकाह भी तो करवा रहे हैं इंटरनेट पे, वो भी गलत है, वो भी गलत है। जिस तरह से आप निकाह करवाते हैं, 5 लोग आपके वाले, 5 लोग लड़के वाले, वो लोग मिलते हैं उसके बाकायदा घर पर, वैसे ही अगर किसी औरत से मर्द को तकलीफ है, शौहर को अगर बीवी से तकलीफ है तो वो पहले अपने घर में सलाह मशवरा करेगा और बीवी के भी घर वालों से सलाह मशवरा ये अच्छा, ये खतरा तो बरकरार है। अगर औरत पहल करती है तलाक के लिए जी, तो पति को तो गुस्सा आ जाएगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, ये भी मानसिकता है ना। आप ये कह लीजिए कि इट्स अ मैन वर्ड। दुनिया में आदमी का एक ईगो होता है, एक तो बिल्कुल नेचुरल चीज़ है ना जागीरदार साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसा है, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जी। पहली बात तो देखो, इस्लाम में महिलाओं को, खवातीन को, औरतों को बहुत अधिकार दिया गया है। जी, पहली तो उसमें जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते इस्लाम में। लड़की अगर बोलेंगे मुझे लड़का पसंद है तब जाके रिश्ता होता है। ऐसा कोई भी रिलीजियस में नहीं है वो अधिकार छीना गया, लेकिन इस्लाम ने वो अधिकार दिया है उसमें। कई जगह देखो, गाय के साथ बांध के किसी भी औरत को शादी कर लो, मगर इस्लाम में औरत ने जब कहा कि मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है, एक बार नहीं 3 बार पूछा जाता है। कुछ दबाव में आता है, कुछ प्रेशर है, कुछ माँ बाप की, लेकिन हकीकत में इस्लाम में बोला गया लड़की को कि तुमको जो पसंद है, जब तुमको कबूल है तभी वो रिश्ता उसको। आपने कोई ऐसा निकाह देखा, अटेंड किया जिसमें लड़की ने मना कर दिया हो, कबूल नहीं है? कुछ जगह पे ऐसा अटेंड तो नहीं किया मैंने, लेकिन सुना हो मैंने अटेंड नहीं किया, लेकिन सुना हो कि कुछ जगह ऐसा दबाव था, लेकिन लड़की ने बोला कबूल नहीं है तो रिश्ते टूट भी चुके हैं। लेकिन वो रिश्ता जबरदस्ती करना भी बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। और कई बार जबरदस्ती होती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, क्योंकि खानदानी रिवायत होती है या वालिदैन ऐसा रिश्ता कर देते हैं कि जहाँ लड़की को हाँ करनी ही पड़ती है। 2 परिवारों की ज़रूरत होती है या बड़े बुजुर्गों की। कई बार बड़े बुजुर्ग बचपन में, हमारे यहाँ जैसे रिश्ते बचपन में हो जाते हैं,
आप शायद इससे इत्तेफाक करेंगे। तो वो बड़े होने के बाद बच्चे मना कर देते हैं कि भाई हमें नहीं करना, लेकिन वो हमारे बुजुर्ग जबान दे चुकते हैं, तो वो उस चीज के लिए भी कई बार जबरदस्ती नहीं कह सकते, एक रिस्पेक्ट बोल के वो लोग अपना समझते कि माँ बाप का एक मतलब इज्जत रह जाए, जो हिसाब से लड़की पहल करती है। और मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि मैं सऊदी अरब गया था, मैं कतर गया था, बहरीन गया था, मैंने देखा वहाँ पर जब लड़की की शादी करना हो तो सफ़ेद झंडा वहाँ पर लगाते हैं और लड़के वाले वहाँ पहुँच जाते हैं कि लड़की भाई जवान होगा, इसकी शादी करना है। और वहाँ का कानून देखा मैंने और यहाँ का कानून देखा मैंने कि यहाँ पर लड़की जब शादी करती है तो उसको हर चीज़ मांगा जाता है। जैसा लड़की का पिताजी का काम है कि भाई वो खाना बनाना, मेहमानों को खिलाना, सोना देना, बर्तन, दहेज बोले जैसा, अलग के कानून के खिलाफ है। इस्लाम इसके बहुत ही खिलाफ है, लेकिन आज इस्लाम को समझ नहीं रहे लोग। और सऊदी अरब में मैंने देखा कि लड़की 1 रुपया नहीं देती है, लड़का बल्कि हर चीज़ उसको देता है, घर वो बनाएगा, दहेज वो देगा, सब कुछ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने जब आकर देखा ये रस्म रिवाज कहाँ का है, जबकि इस्लाम में साफ दिया गया कि लड़की खाली हाथ वो आएगी, सब कुछ तुमको देकर उसको लाना है और उसकी इज्जत करना है, एहतराम करना है। सऊदी अरब के अंदर मैंने देखा कि आदमी औरत ने कहा कि 8 बजे आपको घर पे पहुंचना है तो पहुंचना है, इतना औरत की वहाँ पे रिस्पेक्ट करता है। और यहाँ पर दहेज लाने के बाद भी उस पर जुल्म किया जाता है और दहेज के लिए यहाँ तो दुल्हे की बोली लगाई जाती है कि बेटा हमारा डॉक्टर है, मेडिकल बहुत महंगा होता है, आपको इतना देना पड़ेगा। ये बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है। हमारे यहाँ तो हमारे प्रॉफिट खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी का जब निकाह हुआ तब आपने कहा कुरान शरीफ या जानमाज यही दिया ताकि बेटी अच्छे से रुखसत हो जाए। लेकिन हमारे इस्लाम में यही कस्टम है कि आपको जहेज बिल्कुल देना और लेना दोनों ही चीज़ें गलत हैं। लेकिन मैंने यही बोला ना कि कुरीतियाँ ऐसी समाज में हैं कि आपको ना चाहते हुए भी इस समाज का हिस्सा है तो वो चीज़ करनी पड़ती है। जागीरदार साहब, आपके पास बहुत सारे लोग समस्या लेकर आते हैं, ह्यूमन राइट से भी जुड़े हुए हैं। आप बताइए कि तलाक को लेकर महिलाओं के अंदर खौफ है या लगता है कि वाकई वो ठीक ठाक संभाल लेंगी? अगर मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ तो समझो 90% से मैं यही बताऊँगा, कुछ लड़कियां की भी गलतियां बहुत होती है, कुछ जानबूझकर भी तलाक ली जाती है, कुछ पर्सनल उनके मामले भी होते हैं, लेकिन बहुत देर के बाद पता चलता है जी। पहली बात तो मैंने देखा कुछ आदमी भी गलत होते हैं, काम धंधा नहीं करते। और ज़्यादातर ये जो मामला है दोनों साइड से ठीक होगा, लेकिन दोनों हाथ से बोलते हैं ना, एक हाथ से टाली नहीं बसती, दोनों हाथ से बसती। मेरे पास टोटली काफ़ी केसेस आते हैं और मैंने खुद देखा अपनी तरफ से कि गलती दोनों जगह से होती है। मैंने कई बार महिलाओं के अधिकार के लिए, उनके हक के लिए मैं सपोर्ट किया, लेकिन लास्ट में मैं देखा कुछ ब्लैकमेलिंग भी होती है। अच्छा। और ये बिल्कुल गलत है। आज माहौल बहुत ख़राब है और मैं साफ़ सुथरी बात करना चाहता हूँ, साफ़ सुथरी बात बताना चाहता हूँ। हालात बहुत ख़राब है। आप देखिए, जो भी लड़की पढ़ी लिखी शादी करती है 1 साल के बाद तलाक लेने के लिए वो खुद तैयार हो जाती है। मामला क्या है, क्या रहना चाहती है वो पता नहीं, क्या उसको समझ में, एक बच्चा होगा तो अलग रहना चाहती है, अलग घर बसाना चाहती है। तो इस तरह से माहौल ख़राब हो रहा है। और उनकी गलतियां ऐसा है कि आजकल जो टीवी का माहौल है, जो फैशन चल रहा है, वो सब देखकर वो लोग माहौल ऐसा बिगड़ गए, अपनापन और एक अकेला रहना बहुत पसंद कर रही है। ये क्यों हो रहा है? ये ज़्यादातर भारत में जैसा हमारे एशिया में हो रहा है कि अलग रहना पसंद कर रहे हैं। ये वाकई बहुत गंभीर सवाल है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस गंभीर सवाल को हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूं कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा।
मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम तलाक पर चर्चा, और हमारे दो विशेष मेहमान हैं। इश्तियाक जागीरदार साहब हैं जो समाज सेवक हैं, और रज़िया रागनी जी हैं जो बहुत ही अनुभवी हैं, कानून का भी अच्छा खासा अनुभव है और काम भी करे उस क्षेत्र में। रज़िया जी, अगर हम समस्या की बात करते हैं तो महिलाओं की ज़िंदगी में समस्याओं की कोई कमी नहीं है, और इस तरह का अभी जो माहौल बन रहा है देश में, कानून पर अगर 3 तलाक के मुद्दे पर कानून बनता है तो महिलाओं के अंदर किस तरह की भावना आएगी, ये बताइए। देखिए, मैं एक महिला हूँ और एज अ काउंसलर काम कर रही हूँ, तो मैं ये देख रही हूँ कि कानून तो हमारे देश में बहुत सारे हैं और उन कानूनों को सही तरीके से एक्टिवेट नहीं किया जाता है, तो उसका फ़ायदा आप एक और कानून बना दीजिए। जब तक हमारे यहाँ समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी, मोदी जी अगर सोच रहे हैं कि भाई कानून लाया जाए और उससे औरतों को फ़ायदा हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे? ऐसा मुश्किल ये मसला है कि इतने सारे कानून हैं। आप देख ली, मतलब 420 का कानून है जिसमें कि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर है, जहेज के ऊपर है, रेप के ऊपर है, मॉलेस्टेशन के ऊपर है, लेकिन कुछ नहीं होता है। कुछ समाज का ऐसा तबका है कि जिनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कोई भी कानून ले आइए, कानून तो इस्लाम में सबसे बड़ा कानून है, आप उसका बहिष्कार कर दीजिए, सोसाइटी से उसको अलग कर दीजिए, क्योंकि इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता कि आप खड़े हो गए तलाक तलाक तलाक, मैंने आपको तलाक दिया, और आप 25 साल पुराना रिश्ता, 20 साल पुराना रिश्ता, 30 साल पुराना रिश्ता आप ख़त्म कर देते हैं। वो कोई भी वजूहात नहीं हो सकती कि आप किसी एक औरत की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करें, लेकिन उसके ऊपर सख्त कदम कैसे उठाया जाएगा? कानून बना दीजिए, कानून आप और 2 बना दीजिए, 4 बना दीजिए, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मूलभूत सुविधाएं जो हम देखते हैं, जैसे घर और पानी, रोटी कपड़ा और मकान की बात होती है। जी। मतलब वही घूम फिर के आएगा। कानून कितना भी बन जाए, लेकिन महिलाओं की ज़िंदगी शायद नहीं बदल पाती, और उनको बदलने के लिए महिलाओं को इससे फ़ायदा किसको होगा? अगर कानून बनेगा तो सरकार को फ़ायदा होगा, मोदी साहब को फ़ायदा होगा इससे? नहीं, ये मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि कुछ ऐसी औरतें हमारे समाज में जो वाकई तलाक की लानत से तकलीफ़ में हैं, जिन्हें वाकई बहुत तकलीफ़ है, और जिनके लिए कानून अगर हो जाता है और उन्हें उसका फ़ायदा हो तो ज़रूरी, वरना कानून का तो जो गलत इस्तेमाल है वो ऐसी औरतें करती हैं जिनको शायद इतनी तकलीफ़ें झेलनी भी नहीं पड़ती। जागीरदार साहब एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने टूटते हुए घरों को, टूटते हुए रिश्तों को कई बार बचाने की कोशिश की है और सफलता भी मिली है। ऐसी कोई घटना याद आ रही है जिसमें आपको लगा कि वाकई बहुत गंभीर मामला है, लेकिन इसको आपने ठीक कर दिया बाद में? नहीं, एक मामला है मालूनी का, लड़की का तलाक तक मामला पहुंच गया था, और वो उन्होंने बांद्रा जो महिला के जो अधिकारी उनके पास जाके शिकायत भी की थी, महिला आयोग के पास। वहाँ पे उन लोगों का मामला ऐसा था कि वो लोग कोर्ट में जाना चाहिए और फिर वहाँ से जाके तलाक लो। फिर औरत चाह रही थी कि उसके बच्चे का खर्चा वो देवे। फिर मैंने उनके आदमी को बुलाया, वो भी बहुत नाराज़ थे, इनसे भी कहा कि भाई मिल लो, मिलने के ये तैयार नहीं थे। पर काफ़ी दिनों के बाद 2-4 बातें उनको ऐसी पसंद आई। मैंने बताया कि लाइफ बहुत छोटी होती है और आप खाली आता है खाली जाएंगे, ये सब मामला चलते रहेगा, ये चंद दिन की ज़िंदगी है, उसमें ऐसा मत करो कि कल बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। आप तो समझो अपनी ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन आने वाले बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, आपका भी फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी रजामंदी से फिर बाद में कहा ठीक है हम लोग मिलकर रहना चाहते हैं। तो बहुत खुशी हुई, तो फिर मिलाना चाहा, बस उनको मीडिएटर का काम करना था। तो मैंने दोनों को बुला के फिर होटल में बुला के बातचीत कराया, तो बन गया। आज अच्छे से हम लोग जी रहे हैं, मतलब वहाँ पे ऐसे मैंने भी बहुत सारे केस हैंडल किए हैं। और मैं आशुतोष साहब आपको बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले तो इस्लाम में मालूम है जब लड़की पैदा होती है उसका भी हिस्सा बनता है, बिल्कुल उसका अधिकार है। जब कोई प्रॉपर्टी में है तो लड़की का भी सवाल यही, मेन सवाल यही रज़िया जी की, हिस्सा है, सब कुछ है, लेकिन उसको क्यों लगता कि वो अकेली है? कानून बिल्कुल, ये एक जो दर्द की बात कर रहे हैं, ये दर्द है। हाँ। और क्योंकि मैं एक कवित्री भी हूँ और इस दर्द को मैं बहुत करीब से महसूस कर सकती हूँ। मैंने एक नज़में बहुत ज़माने पहले लिखी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि औरतों की कंडीशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ है। और मुझे तकलीफ़ तब होती है जब एक पढ़ा लिखा समाज, जहाँ लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं और अपने पैरों पे खड़ी हैं, खुद मुख्तार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। और फिर अगर वो बाहर आके कुछ कहती है तो
हम जैसी महिलाएं ही उन पे तोहमत लगाती हैं कि अरे ये तो ऐसी ही थी इसलिए बाहर आ गई, ये तो ऐसी ही थी। मुझे लगता है कि ये बहुत अफसोस वाली बात है कि समाज में बहुत सारी औरतों के साथ वाकई ही जुल्म होते हैं। और कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि दिल करता है कि वाकई इन दोनों का तलाक करवा दिया जाए। कभी ऐसा भी परिवार देखा होगा आपने जागीरदार साहब कि वाकई यहाँ पे लड़की अगर रहेगी तो मार दी जाएगी या फिर बढ़ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो नासमझ होते हैं और काफ़ी जो ना टॉर्चर करते हैं, तकलीफ भी देते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, लड़की को भी तकलीफ होती है, कुछ लड़की बर्दाश्त करती है, बेचारे कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसे रहते हैं कि जो फाइट करते हैं अपने हक के लिए, तो वो सामने खुलकर आते हैं और उनका मुकाबला करते हैं। मगर ऐसे परिवार होता है और उन पर कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं तो उनको यही कहता हूँ कि भाई आपके घर में भी बेटी है, जैसे आपकी बेटी वैसा वो अपने जो आने वाली बच्ची है उसको भी अपनी बेटी के साथ समझे और उसी तरह उसको लेकर चले, तो कोई परिवार में झगड़ा नहीं है। मगर कुछ भवे ऐसी भी होती है कि जब वो घर पर आती है तो वो 1-2 दिन अच्छा रहते हैं, जैसे ही मेहंदी जैसा कलर निकलना चाहा तो फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर। बहुत सी लड़कियां नहीं चाहती कि सास ससुर के साथ रहे। जी और जी। उससे क्या होता है कि जो वाकई तकलीफ झेल रही हैं, जो वाकई ही खिदमत गुजार हैं, शौहर के लिए भी, बच्चों के लिए भी, अपने सास ससुर के लिए भी, उन औरतों को ज़्यादा तकलीफ होती है और वो बाहर आ ही नहीं पाती, वो अपनी आवाज़ उठा ही नहीं पाती हैं क्योंकि वो इतनी डरी हुई होती है कि अगर हम बाहर गए तो उन औरतों के ऊपर है। इस कानून के आने से डर खत्म हो जाएगा? कुछ आइडिया जागीरदार साहब? देखिए मैं आपको बताता हूँ, कानून आने से किसी को डर खत्म नहीं होगा, इसमें माहौल खराब होगा, नफरत पैदा होगी। कानून तो बना हुआ है ऑलरेडी, जब से कुरान उतरा है आसमान से पूरा कानून बन चुका है। कुरान को अगर सही ढंग से पढ़ा जाए तो कानून बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन कुरान को मोड़ तोड़ को बताया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। उसकी मीनिंग समझो, उनके शब्द समझो, किस तरह से लिखा गया है, क्या बताया है, हर भाषा में समझो। सरकार को तो लोगों को कानून बनाने की जरूरत भी नहीं। सरकार को क्या जरूरत पड़ी ऐसा कहने की? देखिए आज मैं तो अभी इसमें देखा जाए पॉलिटिकल इशू उठाया जा रहा है, ये सही देखा जाए तो एक इस्लाम को बदनाम करने की साजिश रचा जा रहा है। इस्लाम में कोई अच्छे लोग भी तो थोड़े बुरे लोग भी है, पर हर समाज में थोड़े अच्छे होते थोड़े बुरे होते, तो बुरे से पूरा समाज नहीं खराब होता है। उन बुरे लोगों को कानून के दायरे में रहकर उनको कानून की सजा देने का पूरा अधिकार, हम उनको कहते हैं कि उनको सजा देना चाहिए। सजा देना छोड़कर उनके ऊपर सिर्फ कानून बनाकर छोड़कर हट जाना जिम्मेदारी से, तो ये कानून नहीं होता। नहीं, मैं सोचती हूँ कि कानून अगर बनेगा तो शायद थोड़ा सा डर लोगों के दिलों में होगा, क्योंकि कानून बनने से थोड़ा बहुत तो डर जरूर होता है। थोड़ा ऐसा हो सकता है जिस तरह से नोटबंदी का असर देखने को मिला जी, उस तरह का कुछ असर पड़ेगा इस कानून से? कानून तो देखिए इस्लाम में है, कानून तो नहीं अभी जो मोदी सरकार की तरफ से जो बात सामने आ रही है, नहीं वो जरूर औरतों के फायदे के लिए अगर वो सोच रहे हैं, क्योंकि वो जहाँ मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले तो उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर वो कानून समझते तो अपनी वाइफ को नहीं छोड़ते, इतने साल संन्यास, वो सिर्फ अपने एक सत्ता को पाने के लिए उन्होंने पूरे परिवार को त्याग दिया। अगर वो सही में त्याग, अगर सही लाइफ वो होती है कि जो बीवी की सेवा करे, बीवी को अपने साथ में लेकर चले और फिर बाद में आगे बढ़े। यहाँ तो कुछ नहीं, बीवी कहाँ है, माँ कहाँ है, भाई कहाँ है, और खुद अपने सब परिवार को छोड़कर सिर्फ अपने सत्ता का सुख भोगने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया। जो आदमी अपने लिए सोचे वो देश का कभी अच्छा नहीं सोच सकते, नहीं, मेरी देश का कभी विकास नहीं कर सकते। क्योंकि मैं एक औरत हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि औरतों के फ़ायदे के लिए अगर कोई कानून बनता है तो वो ज़रूर बनना चाहिए और उससे औरतों को फ़ायदा भी होना चाहिए, लेकिन कानून सही तरीके से एक्टिवेट होना चाहिए। बिल्कुल। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, कानून इस्लाम में बना गया है, लेकिन कुछ बदमाश लोग क्या चाहते हैं कि वो कानून को मतलब जैसा भी कैसा पुलिस स्टेशन में जाएंगे, उनके ऊपर एफआईआर होगा, जेल में जाएंगे, उनको अटकाएंगे, एक दुश्मनी निकाले, दिल के हराश बोलते हैं ना, जलस निकालने के लिए, इसलिए वो इस तरफ से थोड़े लोग दौड़ रहे। हकीकत में देखा जाए तो उनको ऐसा जाना ही नहीं चाहिए, उनको बैठ के फैसला करना, परेशान करने के लिए भी ऐसा, परेशान करने के लिए भी ऐसा किया जाता है। इसलिए आज जो कुछ लोग ऐसे जो देखो, तलाक बहुत बुरी चीज़ है, तलाक होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो हो रहा है तो उसमें एक हाथ से टाली नहीं बसती, दोनों हाथ से हो रही है, ये समझ के। पहली बात तो कितनी पुराने लोग थे कि पुराने लोग सिर्फ बैठ के बात करते तो तलाक का मामला ही नहीं बढ़ता था। आज मामला ऐसा है कि लोग उसके अंदर मिर्ची मसाला कर लोगों के अंदर झगड़े को और बढ़ाने का। देखिए बुजुर्गों से भी फासला करने का सिलसिला शुरू, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं से उसका भी असर है जी, मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं एज अ काउंसलर काम कर रही हूँ घर में। एक काउंसलिंग पहले ज़माने में ये होता था कि हमारे बड़े बुजुर्ग घर में रहते थे तो बहुत सारे मसले वो हल कर देते थे। अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, मियाँ बीवी और बच्चे, मियाँ बीवी दोनों ही बिजी रहते हैं, उनके ऊपर कोई बड़ा बुजुर्ग है नहीं, उनको कोई सही और गलत का मशवरा देने वाला है नहीं, सब अपने अपने जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो ऐसे टाइम पे घर में अगर बड़ा बुजुर्ग हो कोई और कोई समझाने वाला हो, अदरवाइज मैरिज काउंसलर्स हैं, आप उनके पास जाइए। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात, बिल्कुल स्वाभाविक बात है जी। छोटी छोटी बातों पर जब गुस्सा आता है तो शौहर सोचता है कि ऐसे यार तलाक ही ले लो, कई बार बीवी भी सोचती है। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग होता है, लेकिन अब ये भी तो खतरा है कि बुजुर्गों से लोग पीछा छुड़ाना चाहते हैं। बहू आती है, कुछ दिन के बाद उसको लगता है यार सास ससुर जो है, अभी तो सामाजिक ढांचा ही बदल गया है। जी, तो जी। ये सही जा रहा हूँ मैं। अभी एक आपने जो बात बोले बिल्कुल सही बोले। अभी शादी हो के 10 दिन नहीं हो गया और लड़की बहू आके बोलती है तुम्हारे माँ बाप को अलग कर दो। बोले एक ही कमरा है, एक कमरे में बोले हम कैसा सोएंगे।
और पहले उन लोग उनके कई परिवार के लोग एक ही कमरे में ज़िंदगी पूरी बसर कर दिया। और सोचो अचानक नई दुल्हन आकर बोलेगी उनका, तो लड़का तो उस टाइम बोलेगा ऐसा नहीं होता, मेरे माँ बाप है, मेरा काम है उनकी सेवा करना, उनकी खिदमत करना, क्योंकि स्वर्ग जाने का मार्ग एक ही है, माँ बाप की खिदमत करना, जन्नत जाने का रास्ता एक ही है कि माँ बाप की खिदमत करे। मगर वो लड़की आकर उसको कहती है कि माँ बाप को छोड़ दे और मेरे साथ में अलग रहे, और वही उसकी माँ के साथ में होगा, लड़की की माँ के साथ में, तो क्या होगा? ऐसे वक्त में आदमी जो है नाराज़ होता है, थोड़ा नाराज़गी दिखाता है, मगर तलाक बोलने से तलाक नहीं होता। और जिस तरह से दिया जाता है तलाक, वैसे तलाक नहीं होता। और आप देखो कई आश्रम में देखा मैंने, जो माँ बाप आए हो तो सिर्फ बहू की वजह से माँ बाप वहाँ पर गए, लड़के ने मजबूरन उनको आश्रम में छोड़ के आया, क्योंकि बहू से कहते हैं मुझे इनको खाना बना के खिलाना, मुझे इनको चाय बना के देना, इनके कपड़े धोना, बर्तन धोना मुझसे नहीं होता, मगर मेरे माँ बाप की मैं करूंगी, लेकिन मेरे सास ससुर की मैं नहीं करूंगी। तो ये कैसा इंसाफ है? यही सोचे कि हमारा सामाजिक ढांचा बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत सारी कुरीतियां और इसमें आ ये रही सिर्फ इस्लाम में नहीं है, ये हर समाज के अंदर, हर अंदर मजहब में। और मैं ये कहूँगी कि हर मजहब के लोगों को अपने मजहब के बारे में अच्छे से डिटेल से मालूम होना चाहिए। अगर कुरान शरीफ भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं या लड़कियों को पढ़ा रहे हैं तो मायने के साथ पढ़ाइए, उसमें हर एक चीज़ का, कुरान शरीफ क्या है कि डिसिप्लिन ऑफ अ लाइफ, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, सही बात वो है। डिसिप्लिन ऑफ लाइफ है कि आपको कैसे फॉलो करना है, कैसे आपको अपने दीन को फॉलो करना है, बड़े बुजुर्गों का एक आपको एक रास्ता बताता है। अगर आप सही मायने से कुरान शरीफ पढ़े हों या कोई भी मजहबी किताब पढ़े हों, तो शायद ये जो हमारे जो फॉलोअर्स हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सब मूल मंत्र तो यही है जी। लेकिन आज की तारीख में महिलाओं की ज़िंदगी में क्या दुश्वारियां हैं कि उन सरकार को ये लगा कि कानून अगर बनाएंगे तो उनकी ज़िंदगी में खुशियां आ पाएगी। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि कानून तो पहले से भी बहुत है, लेकिन आने वाले दिनों में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार की नीयत क्या है। नीयत पर भी सवाल आप करना चाहेंगे? बिल्कुल, मुझे जो मोदी साहब की जो नीयत के मतलब प्राइम मिनिस्टर है, उनको इस इशू पे गिरना ही नहीं चाहिए। एक समाज के इसमें वो खुद उतर रहे, वो तो भला ही सोच रहे हैं ना समाज का। जी जी रजिया जी वो तो भला सोच रहे हैं। नहीं, भला क्या सोच रहे हैं? जब 1400 साल पहले सब वो उनको खुद पता है कि समाज के अंदर प्रॉब्लम, कुछ चंद लोग जाकर उनको उगवा रहे हैं या कुछ बातें बता रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि बहुत जुल्म हो रहा है। देखिए अगर देखो जहाँ पे 100 है वहाँ पे 5 लोगों के साथ में प्रॉब्लम हो रहा है। आप 95 लोगों को नहीं देख रहे, 5 लोगों को देख रहे हैं। मैं यहाँ 95 लोगों की बात कर रहा हूँ कि 20 करोड़, और ये हर समाज के लिए अच्छा कानून। तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी समाज हो, यहाँ सती के नाम पे आग में जलाया जाता है औरत को, वो कानून को रोकने का काम पहले किया गया था, मगर वो कानून को रोकने का काम किसने किया था? ये इस्लाम ने किया था। जहाँ पे भेदभाव का भाव होता था उसे रोकने का काम किसने किया था? कुरान ने किया था। जहाँ पे इंसाफ नहीं होता था, इंसाफ के लिए लड़ाई किसने लड़ा? ये कुरान ने बताया कि आप इंसाफ करो। कुरान ने बोला तुम्हारे पड़ोस में अगर भूखा है उसको खाना खिलाओ। कुरान ने बोला अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई भी लड़की हो, उसमें ये नहीं कहा गया हिंदू मुस्लिम सिख एक पड़ोसी, ऐसे एक नाते तुम्हारे मानो सेवा, उसकी लड़की का पूरा शादी का खर्चा आपको उठाना है। और इवन जब उसकी पड़ोस की औरत है उसको आप बुरी नजर से देखो, उससे अपनापन देखो, नियत में खोट नहीं, वो अमानत है किसी की, उसमें खयानत ना करो। इतनी अच्छी बातें उसमें बताया गया, लेकिन मोदी जी ने कभी खोल के पढ़ा नहीं है। जब पढ़ेंगे तो खुद समझ जाएंगे। टॉनी ब्लेयर की लड़की ने भी पढ़ी थी इस चीज़ को, तो उसने क्या रास्ता अपनाई। जब सबसे पहले माइकल जैक्सन जो डांस करता था उसने जब इस चीज़ किया तो आज कहाँ पे हो? सब लोग इस्लाम को कबूल किए। हम ये नहीं कहते कि इस्लाम को कबूल करो, हम ये कहते हैं कि कुरान का जो कानून है, ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये कानून पूरे जग पूरी दुनिया के लिए। ये कानून का मतलब है कि सही रास्ते पे चलो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, किसी को धोखा मत दो, ब्याज मत खाओ। आज ब्याज के ऊपर पूरे दुनिया के लोग दबे हुए, लोग ब्याज के ऊपर, ये सूद के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर पूरी दुनिया गरीब हो रहा है, अमीर हो रहा है। मेहनत नहीं करना चाहते लोग और ब्याज पे आगे बढ़ना चाहते हैं। ब्याज लो लेकिन सुरक्षा के नाम, सुरक्षा के नाम। उन औरतों को ब्याज दो सुरक्षा के नाम पर कि आपकी जिंदगी है, इसमें डरने की। और अगर औरतों के साथ जुल्म हुआ भी है तो जो शरीयत के हिसाब से उनको एलिमनी दीजिए, उनका बाकायदा जो खर्चा है वो उठाइए। आप ऐसे ही लावारिस होने, यानी कानून बनाने से बहुत ज्यादा बदलाव आप नहीं देखना चाहते हैं? आपको लगता है कुछ? मुझे लगता है कि बिल्कुल जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो नकेल। यही देखिए, सरकार जो चाहती है वो करती है, और जिस तरह से मोदी सरकार ने काम किया है उसका फैसला तो जनता करती है। लेकिन ये सवाल अपने आप में बहुत ही ज़्यादा गंभीर है कि अगर कानून आएगा तो क्या ज़िंदगी में बदलाव आएगा? जिन महिलाओं को डर लगता है कि कभी भी उनको कह दिया जाएगा तलाक तलाक तलाक। इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए रजिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जागीरदार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि समाज में महिलाओं की ज़िंदगी जो भी हो, अगर इस तरह के कानून आते हैं तो उस पर बहस होनी ही चाहिए। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।